रामपथ, राम टेम्पल, राम मंदिर के अंदर भी पानी का रिसाव, राम मंदिर की छत से पानी टपक, और रामपथ पर भी पानी भर गया है। दिक्कत होती है गेस्ट के लिए। उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। तो राम मंदिर में पूजा और भक्तों का आना बंद हो जाएगा। लगता है भगवान श्री राम सरकार से खासा नाराज हैं। पहले तो उनके नाम पर बल से छल से लोगों को दबाया गया, फिर हिंदू धर्म का अपमान कर देश को बांटने की कोशिश की गई। 2024 के चुनाव में सरकार ने अपने काम पर नहीं बल्कि भगवान श्री राम के नाम पर पूर्ण बहुमत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन अयोध्या वासियों ने धर्म के नाम पर धंधा करने वालों को करारा जवाब दिया और अब लगता है अयोध्या से ही विकास का पोल खुल रहा है। भव्य राम मंदिर में पंडितों और शंकराचार्यों के मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी ने आनंद फानंद में एक आधे बने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर डाली, यह सोचकर कि इलेक्शंस आने वाले हैं, एडवांटेज मिलेगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि बारिश की पहली बूंदों से ही मंदिर में लीकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। खरबों रुपए का डोनेशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की निगरानी में कंस्ट्रक्शन, और ये हाल दिखने को मिल रहा है। या तो निर्माण में सीरियस खोट है, या तो बहुत जल्दबाजी की गई थी चुनाव के चलते, या तो भगवान श्री राम खासा नाराज है। किसी भी केस में यह शोभा नहीं देता है। और हजारों मकानों, दुकानों, सपनों को तोड़ के बनाया गया राम पथ, वो भी अलग अलग जगहों पर धंस रहा है। अयोध्या में मॉनसून अभी ठीक से आई भी नहीं है और यह हाल है। अगर यह आलम है अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके निर्माण का, जिस निर्माण के बूते पर 400 पार के सपने देखे गए थे, तो देश का क्या? दरअसल बात अयोध्या की नहीं कर रहा हूं आज मैं देशभक्त पर। ऐसी ही खबरें बार बार आ रही हैं पूरे देश से। नया नवेला अटल सेतु, जिसको बहुत जोर शोर से हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था, उसके अप्रोच रोड में अभी से ही दरारें आनी शुरू हो गई हैं। मुंबई के अंडर सी कोस्टल टनल की शुरुआत में ही सीपेज दिखाई देने लगी है। हालांकि बीएमसी कह रही है कि नहीं, सब चंगा सी है। उधर दिल्ली में प्रगति मैदान टनल को 2 साल के अंदर अंदर सीरियस रिपेयर की जरूरत पड़ गई। और उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो हो रहा है वो अपने आप में ही एक कथा है। जोशीमठ का धंसना हो, स्किलियारा टनल का कोलैप्स हो, या बिना हाइड्रोलॉजी को समझे वहां बांध बनाना हो। बिहार में तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 1 हफ्ते में, जी हां, 1 हफ्ते में 3 अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज कोलैप्स मार दिए। और बहुत ऐसे ब्रिज हैं जो उद्घाटन के 2 साल के अंदर ही आईसीयू की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यह चिंता का विषय है हमारे देश के लिए 3 कारणों के लिए। पहला, पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को टॉप प्रायोरिटी दी है। मेक इन इंडिया का तो बाजा आजकल कुछ कम ही बचता है, लेकिन हर स्पीच में, हर इंटरव्यू में मोदी ने इस बात को दोहराते हुए वो थकते नहीं है कि उनकी सरकार ने देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा ही बदल दी है। रोड्स, रेलवे, स्पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल की जगह। लेकिन इसमें भी कितना सच है कि यह सब एक्चुअली हुआ है, कितना ऑप्टिक्स है, कितना पॉलिटिक्स है, इसे समझने की जरूरत है। नंबर 2, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ताबड़तोड़ पैसे लगाए हैं। जैसे इंटरिम बजट में ही 11 लाख करोड़ रुपए, ये किसी भी सरकार के प्रीवियस रिकॉर्ड से 6 गुना ज्यादा है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो में 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 15,000 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाने की बात की है। लेकिन यह पैसा आ कहां से रहा है? और जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है वो क्या हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, ऐसे फील्ड से पैसा कट के लग रहा है? दूसरे शब्दों में इंफ्रास्ट्रक्चर का हिडन कॉस्ट क्या है, यह भी तो जानना जरूरी है। और नंबर 3, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सोच समझ के बनाया जा रहा है? जैसे कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल कौन करेगा? या इंफ्रास्ट्रक्चर सोचे समझे बिना सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जा रहा है, इलेक्शंस के लिए बनाया जा रहा है? यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मुख्य उद्देश्य है कि भाई देश में निवेश बढ़े, देश में फैक्ट्रीज लगे, देश में एफडीआई हो, जॉब क्रिएशन हो, लेकिन ये सब तो नहीं हो रहा है। इनफैक्ट एफडीआई तो रिकॉर्ड लेवल पर नीचे गिर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जॉब क्रिएशन तो दिख नहीं रही है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सुधार की जरूरत है, समझते हैं आज के एपिसोड में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। शुरुआत करने से पहले एक बात हम क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, जैसे कि जीएसटी एक अच्छा आइडिया है, वैसे ही देश को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगना होता है। नहीं तो देश की आर्थिक पहिए वो दलदल में ही फंसे रहेंगे। सवाल बस इतना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की इंप्लीमेंटेशन वो हो कैसे रही है, किस मंशा से की जा रही है, और खर्चा कहां कहां हो रहा है, और हमसे शायद कुछ जो छुपाया जा रहा है इस चकाचौंध स्टोरी में, वो क्या है।
मोदी सरकार के सबसे शानदार उपलब्धि है हाईवेज। हाईवेज बनने की गति 2014-15 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन हुआ करती थी और अब 2020-2021 में करीबन 30 किलोमीटर प्रतिदिन हो चुकी है। 2014 से लेकर आज तक 55,000 किलोमीटर हाईवे बनी है। तो यह तो एक ग्रोथ स्टोरी है। मोदी 3.0 में भी और कुछ ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश लगातार चलता रहेगा। लेकिन इसका एक और पहेलू है। यह हाईवेज किसानों की जमीन पर बनती है, तो जगह जगह कॉम्पनसेशन को लेकर लफड़ा है और जगह जगह नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHAI द्वारा जबरदस्त खर्चा भी किया गया है। NHAI की माली हालत अब इतनी टाइट हो चुकी है कि सरकार ने इसे और पैसे उठाने से, मार्केट से पैसे उठाने से मना कर दिया है। हमें और आपको सिर्फ चकाचौंध हाईवेज की दिखती है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो कर्जा लिया जाता है वो किसी को खास दिखता नहीं है। एक RTI क्वेरी के जवाब में सरकार ने खुद माना है कि NHAI को अपना कर्जा चुकाते चुकाते 25 साल लग जाएंगे, यानी 2050 तक लग जाएगा। इतना भारी रकम उठा के रखा है मार्केट से। और सच में कितने हाईवेज बने हैं, इस पर भी थोड़ा सा डिबेट है। पहले 4 लेन हो या 6 लेन हाईवे हो, 1 किलोमीटर माने 1 किलोमीटर होता था। अब एक्स्ट्रा 2AB फॉर्मूला लगाकर हर लेन का किलोमीटर कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर 6 लेन का एक हाईवे बनता है 1 किलोमीटर का, तो वो 6 लेन है तो वो 6 किलोमीटर का हाईवे काउंट किया जाता है। व्हाट ए फकीरी। और इतना करने के बाद भी रोड्स की कंडीशन आज इतनी है कि 2018 से 2020 के बीच में 5,000 लोगों की मौत पॉटहोल्स की वजह से हो गई है। तो क्वालिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि फोकस सिर्फ रहा है चकाचौंध स्पीड में बनाते रहो। लेकिन जहां रोड्स पे मानो न मानो काम तो हुआ है, रेलवेज तो बस एक जुमला बन के रह गया है। 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह वायदा किया गया था कि पूरे देश भर में रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रयास होगा और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों ही नहीं हुए। इलेक्ट्रिफिकेशन पर सवाल जब पूछा गया तो अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि अभी पता नहीं है। और फ्रेट कॉरिडोर की बात जहां तक की जाए तो वो है कि ईस्टर्न लेग बन चुका है इस फ्रेट कॉरिडोर का, बाकी का अभी तक क्लैरिटी नहीं है। रेलवे सेफ्टी कवच प्रोग्राम, इसके बारे में जितनी कम बात हो उतना ही बेहतर। पैसा रहते हुए भी, एलोकेशन होते हुए भी बस फोकस नहीं रहा है। नतीजा यह कि कुछ ही महीनों में हम देखते हैं कि एक खबर आती है कि ट्रेन पटरी से नीचे हो गई है, डायरेक्ट कोलिजन हो गया है, लोग मारे गए हैं। सरकार डैमेज कंट्रोल पर बोलती है कि नहीं पायलट एरर है। अभी कभी अपनी गलती थोड़ी ना मानेंगे। सेफ्टी पर ध्यान कभी दिया नहीं है, यह मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल सेफ्टी के लिए ना टाइम कहां है। अरे भाई, शो पीस प्रोजेक्ट्स पर जो ध्यान और अटेंशन है, ये रोजमर्रा चीजों पर कौन ध्यान दे। हेडलाइंस कहां मिलेंगी? हेडलाइंस मिलेंगी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन चेनाब इन जम्मू एंड कश्मीर, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना। लेकिन हेडलाइन के चक्कर में इंडियन रेलवेज अपने इतिहास में सबसे खस्ता हालत में है। अब ये हेडलाइन में थोड़ी ना आएगा। ट्रेन का टिकट का दाम ऊपर, सीनियर सिटीजन कंसेशन गॉन, रेलवे सेफ्टी राम भरोसे। लेकिन फिर भी 2021-2022 में रेलवेज का ऑपरेटिंग रेशियो 107.39% था। उसके इतिहास में यह सबसे कम ऑपरेटिंग रेशियो है। यानी पूरे साल में अगर रेलवेज ने 107 रुपए लगाए हैं तो सिर्फ 100 रुपए कमाए हैं। बाकी का लॉस आपके और हमारे टैक्स पेयर पैसे से जा रहा है। अब आपकी आत्मा को ठंडक मिल जाती है जब आप वंदे भारत का फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देखते हो और बोलते हो वाह क्या विकास हो रहा है। लेकिन असल में 120-130 की स्पीड में नहीं, ये ट्रेन 60-90 की स्पीड मैक्सिमम पर चलती है। और अब इसमें एसी और खाने की भी किल्लत आनी शुरू हो गई है। बाकी के जनता के लिए ट्रेन और कम कर दिए गए हैं। पब्लिक अब टॉयलेट में घुस घुस कर या हवा में लटक कर सफर कर रही है। अब जब ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं तो सरकार कहती है ये कॉन्स्पिरेसी है, जॉर्ज सोरोस की कॉन्स्पिरेसी है देश को बदनाम करने के लिए। रेल नहीं सही, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स तो भाई सरकार के लिए सक्सेस स्टोरी मानी जा सकती है। हमारे देश में दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट आज पाया जाता है। इतने लोग हवाई यात्रा करने के लिए उत्सुक हैं और उसके लिए लगते हैं और ढेर सारे एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स। 2016 में सरकार ने उड़ान या उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को लॉन्च किया, जिससे मेट्रो रीजन्स को छोड़कर रीजनल कनेक्टिविटीज को बढ़ावा देने का एक फोकस रहा और छोटे एयरपोर्ट्स को फिर से वायबल करने की कोशिश की गई। जहां 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे फॉर सिविलियन फ्लाइट्स, वही नंबर आज 150 के करीबन है और साथ ही साथ 20 ऐसे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स भी बनकर तैयार हो रहे हैं। यह अच्छा प्रयास तो है,
लेकिन फैक्ट जो है वो ये है कि कैग की 2023 रिपोर्ट में साफ साफ तौर से बताया गया है कि सरकार के दिए गए इस कंसेशन पीरियड के बाद, माने ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट है, सिर्फ 7% उड़ान रूट्स ही सस्टेनेबल रहेंगी, बाकी फिर से बंद हो जाएंगी। तो ये फिर नेट जीरो गेम हो जाता है। हेडलाइंस तो बटोर लिए, लेकिन अंत में पैसेंजर को वो सुविधाएं जल्द नहीं मिलेंगी। पोर्ट्स के मामले में भी देश ने लेकिन तरक्की की है। हमारे पोर्ट्स आज तेजी से सामान लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, और एम यह है कि 2600 MTPA मिलियन टन्स पर एनम हैंडलिंग कैपेसिटी को हम 10,000 MPTA बना दे बाय 2047। अब ये अलग बात है कि ये पोर्ट्स एयरपोर्ट्स के ग्रोथ में बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक बिजनेसमैन खासा को सबसे ज्यादा फायदा मिला है। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के जरिए गौतम अदानी के अडानी ग्रुप ने पूरे देश की 27% कार्गो वॉल्यूम हैंडल कंट्रोल कर ली है। अदानी आज देश का सबसे बड़ा पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुका है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर कैसे बना, यह अपने आप में एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बन जाएगी। और इन एयरपोर्ट से उड़ने वाले पैसेंजर्स की हालत आज क्या है, एयरपोर्ट्स की हालत क्या है, एयरलाइन टिकट्स के प्राइसेस क्या है, फ्लाइट कैंसिलेशंस, फ्लाइट डिलेज, उसके बारे में बात करेंगे तो एपिसोड बहुत लंबा बन जाएगा। लेकिन अगर बस असुविधा होती तब भी कोई बात नहीं होती। अरे हमारे जवान सियाकीन मर है और हम थोड़ी असुविधा नहीं झेल सकते हैं। लेकिन बात घाटे के सौदे की है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार तो हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कितने खर्चे पर हो रहा है इसके बारे में थोड़ा जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि पैसा तो टैक्स पेयर का ही जाएगा। 150 करोड़ से ज्यादा लागत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें 458 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुल मिलाकर 5.71 लाख करोड़ का कॉस्ट ओवररन है। यानी समय पर ना बनने के कारण इतना बड़ा फटका, करीबन 6 लाख करोड़ का। प्रोजेक्ट शुरू तो इतने सारे कर दिए, फीते तो आपने इतने सारे काट लिए, हेडलाइन तो इतने सारे बटोर लिए, लेकिन ना क्वालिटी और ना आप खर्चे को ट्रैक पर रख पाए हो। और ये जो घाटे का आंकड़ा है, ये सोरोस फंडेड वर्ल्ड बैंक का नहीं है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI से है। इनका यह भी कहना है कि 127 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका डिले 60 महीने से ज्यादा या 60 महीने तक है। हे प्रभु, क्या हो रहा है हमारे देश में। और जो दूसरी बात है जो बिल्कुल ही छुपी रहती है, ये जो टिमटिमाती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये जो इतना पैसा लग रहा है और इसके बूते पर वोट भी मांगे जा रहे हैं, तो कहीं से कहीं पैसा कट कर लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी में। और सरकार की बहुत शातिर तरीके से सरकार ने उन जगहों पर पैसे लगाना कम कर दिया है जहां इन्वेस्टमेंट का नतीजा आसानी से दिखता नहीं है, मिलता नहीं है वोट, हेडलाइन बनता नहीं है। जैसा कि एजुकेशन, जैसा कि R&D, जैसा कि हेल्थ केयर। 2014 में बीजेपी ने बोला था कि एजुकेशन पर खर्चा 6% ऑफ GDP बना देंगे, जिससे अगली पीढ़ी शिक्षित सक्षम बन पाएगी। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक एजुकेशन पर 0.44% ऑफ एनुअल GDP का खर्चा हुआ है। उससे पहले मनमोहन सिंह का भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। एवरेज स्पेंड ऑफ 0.61% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन बिटवीन 2004 एंड 2014। सरल भाषा में बोले कि जब आप इतना कम खर्चा करोगे एजुकेशन के ऊपर, तो बच्चे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स ही निकलेंगे, ना जॉब रेडी, ना इंडस्ट्री रेडी। और अवेयर क्वेश्चनिंग सिटीजन्स तो छोड़ दो, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, सिविल राइट्स है क्या, ये तो खैर मालूम ही नहीं है। अब रास्ते तो अच्छे बन गए, चलो मान लेते हैं, हाँ, लेकिन इमरजेंसी पर उस पर एम्बुलेंस चलाने के पैसे तो है नहीं, इसीलिए खटिया, मोटरसाइकिल और रिक्शा का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्थ केयर एक अहम भूमिका निभाती है पब्लिक वेलफेयर में, सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन लैंसेट की एक रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट यह है कि सरकार हेल्थ केयर पर असल में 1.2% ऑफ GDP सिर्फ खर्च कर रही है, जो कि G20 देशों में सबसे कम है। सरकार ने इस रिपोर्ट का काफी जोर से खंडन किया और कहा कि 2025 तक हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट इनटू हेल्थ केयर 2.5% ऑफ GDP हम पहुंचा देंगे, आप देखते रहिए। लेकिन सच तो यही है कि कोविड पैंडेमिक के बाद भी हेल्थ केयर में कोई खास पैसा लगाया नहीं गया। 16 एम्स बनाने की बातें होती हैं, लेकिन सच्चाई में उनमें से कितने फुली फंक्शनल बने हैं ये कोई नहीं देखता है। तो सड़कें बनी हैं, नो डाउट अबाउट इट, नो डिबेट अबाउट इट, लेकिन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स नहीं बनी है। कुछ लोगों के लिए यह बात अच्छी है, कुछ लोग ये बात का खोखलापन देखते हैं। स्कूल और हॉस्पिटल से पॉलिटिकल बेनिफिट आने में टाइम लगता है, शायद इसीलिए सड़क और पोर्ट्स पर फोकस है, क्योंकि ये टिमटिमाते हुए रास्ते, बिल्डिंग, वो दिखाकर वोट्स मांगे जा सकते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात जो रिसर्च करके पता चलती है वो ये है कि R&D में पैसा घटाया जा रहा है।
ये चार्ट देखिए, दूसरे देश R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दबाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हम पैसा कम कर रहे हैं। शायद सबसे अनपढ़ और बेवकूफिया कांड है ये हमारे देश में, हमारे सरकार का। हमारा देश IT के लिए जाना जाता है, AI के लिए कहा जाता है, हमारे देश में मैन पावर तैयार है, लेकिन लगता है सरकार चाहती है कि हम दुनिया का बैक ऑफिस कॉल सेंटर हब बनकर रहे, और ये भी ना AI बहुत जल्दी ये सारा नौकरी खा जाएगी। कटिंग एज रिसर्च के नाम पर ठेंगा हो रहा है हमारे देश में। 0.7% ऑफ GDP किसी भी ब्रिक्स नेशन से यह कम है। हमारा इन्वेस्ट इनटू R&D अगर आप देखो साउथ कोरिया और इजराइल जैसे देशों से पूरा 5% कम है ऑफ GDP। फाइनली जब आप हाईवे पर टोल भरोगे ना, तो यह बात भी याद रखना कि यह टोल का बहुत बड़ा हिस्सा आप हमारे देश के कर्ज या डेट चुकाने में आप एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे देश का पब्लिक डेट GDP के 80% तक पहुंच गया है, डेट टू GDP रेशियो कहते हैं, और अगर IMF की बात है माने तो यह 100% ऑफ GDP भी बन सकता है। सरल भाषा में अगर आप समझाने की कोशिश करूं, अगर आप NHAI का एग्जांपल ले लो, तो उसका जो टोटल बजटरी एलोकेशन है उसका 25%, 1/4 कर्जा मतलब EMI भरने में चले जाता है। तो सरकार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो आगे जाकर और पैसे उठाना, नए चीजें बनाना और भी मुश्किल होने वाला है। इसका सोल्यूशन एक ही है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो अभी तक बनाया है उसका फुल इस्तेमाल हो टू इट्स पोटेंशियल। ताबड़तोड़ FDI इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्रीज लगे, रस्तों का उपयोग हो, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, और इस सारी इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस सरकार के पास आए। यही इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने का मूल मंत्र होता है। यह हो सकता है, लेकिन तब सरकार को सिर्फ काम पर फोकस करना होगा। मटन, मुगल, मस्जिद, मुजरा, मंगल सूत्र, यह सब छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, MNC इन इंडिया, माइक्रो प्रोसेसर प्लांट इन इंडिया पर फोकस करना पड़ेगा। तब यह पॉसिबल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे देश को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की दरकार है, लेकिन इस पर भी कोई डिबेट नहीं है कि मोदी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए किया है। फॉर एग्जाम्पल 2024 के पहले 3 महीनों में मोदी सरकार ने 11 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया इलेक्शन से ठीक पहले। चलो भैया, अब तो इलेक्शन जीत गए, 400 पार नहीं सही, पावर में वापस आ गए। क्या अब हम फोकस कर सकते हैं काम पर? और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर हो सके तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, R&D, सोशल हार्मनी, इस पर भी थोड़ा फोकस कर लो, इससे निवेश बढ़ेगा ही। और अगर यह सोचना मेरी थोड़ी सी ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन है, तब मैं क्या बता सकता हूं। आपको क्या लगता है कि सरकार को अगले 5 सालों में किस चीज पर फोकस ज्यादा करना चाहिए? कमेंट्स पे लिख के बताइए, तो पता तो चले कि एपिसोड के एंड तक किसने देखा, इतना लंबा चौड़ा जो एपिसोड बनाया है। जय हिंद। मोर एपिसोड्स कमिंग अप।